नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपकी वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है अभी तो, जो न्यूट्रिशंस वाला था, पोषण वाला था। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के बारे में अपने पर पढ़ा था। और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक और चैप्टर, सबसे बढ़िया, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो पाचन तंत्र रहेगा। तो पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं कि पाचन तंत्र, सबसे पहले कि पाचन होता क्या है। ये सबसे पहले पाचन होता क्या है, तो हमारा आज का चैप्टर है वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के चैप्टर का जो हमारा नाम रहेगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक वर्ड आता है कि पाचन होता क्या है। तो पाचन होता क्या है, पाचन की अपन बात करें तो आप कुछ भी खाना वगैरह खाते हो, ठीक है, XYZ कुछ भी आप खा रहे हो, तो उसको क्या करते हो सबसे पहले। भाई आपने, मान लो किसी ने आपको गुलाब जामुन खिलाया, लड्डू खिलाया, तो उसको क्या करते हो आप, सबसे पहले मुंह के अंदर रखते हैं। मुंह में रखने के बाद में आप पूरा पूरा रखते हो या फिर छोटे छोटे एक एक टुकड़े को रखते हो। भाई आपके पास मान लो ये गुलाब जामुन है, ठीक है, इसको आप इसके एक एक कण ऐसे ऐसे खाते हो या फिर पूरा ही खा लेते हो। तो इसको हम पूरा का पूरा रख लेते हैं हमारे मुंह के अंदर, ठीक है। और फिर मुंह के अंदर रखने के बाद में हम मुंह की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के द्वारा, मुंह के जो एंजाइम है, उन एंजाइमों के द्वारा इनका पेस्ट बना देते हैं, लुगदी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लुगदी बना देते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं पाचन क्रिया। क्या बोलते हैं? पाचन क्रिया। और ये क्रिया किसके द्वारा होगी? एंजाइमों की सहायता से होती है। किसकी सहायता से होती है? एंजाइमों की सहायता से होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पाचन क्रिया किसकी सहायता से होती है, तो पाचन क्रिया एंजाइमों की सहायता से होती है। पाचन क्रिया किसकी सहायता से होती है? एंजाइमों की सहायता से होती है। तो जो आज हमारा चैप्टर रहेगा पाचन तंत्र, इस पाचन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले तो हमें संरचनाएं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। संरचना के बाद में उनका क्या पढ़ना पड़ेगा? पाचन पढ़ना पड़ेगा कि किस टॉपिक का, या अपन कह सकते हैं किस अंग के अंदर किसका पाचन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी बात करें अपन पाचन तंत्र की, तो पाचन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पाचन तंत्र लिखा है अपन ने, तो पाचन का मतलब क्या होगा कि भोजन के जटिल पदार्थों को, भोजन के जटिल पदार्थ को, भोजन के जटिल पदार्थों को, भोजन के जटिल पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से, भोजन के जटिल पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल पदार्थों में तोड़ना, सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। पाचन की परिभाषा क्या है कि भोजन के जटिल पदार्थों को, मतलब आप जो भोजन खा रहे हो वो जटिल रूप में खाते हैं। अपन जितना भी भोजन वगैरह खाते हैं वो जटिल रूप में खाते हैं। फिर वह भोजन हमारे कहाँ से, मुख से लेके, बकल कैविटी, मुख गुहा से लेकर कहाँ तक जाता है? एनस तक जाता है। तो यह क्रिया कहाँ पे होती है? पाचन के अंतर्गत आती है। आपसे पाचन के अंग पूछ सकता है कि पाचन के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। तो इस प्रकार से, मतलब यहाँ पे आपके पास कोई भी, इस प्रकार से ये क्या था आपके पास? जटिल पदार्थ। क्या कह सकते हैं अपन? जटिल पदार्थ। या इन्हें क्या कह सकते हैं? संयुक्त पदार्थ। क्या कह सकते हैं? संयुक्त पदार्थ। या क्या कह सकते हैं? वृहत पदार्थ। क्या कह सकते हैं? वृहत पदार्थ। इन वृहत पदार्थों को किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से। किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से। एंजाइमों की सहायता से किस में तोड़ना? सरल पदार्थों में तोड़ना। किस में तोड़ना? सरल पदार्थों में तोड़ना। सरल पदार्थों में तोड़ना प्रकार से, छोटे छोटे कणों में तोड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि रिएक्शन वाला काम हो गया।
अभिक्रिया वाला काम हो गया। ठीक है, तो अभिक्रिया वाला काम हो गया, तो अपन इन एंजाइमों को क्या नाम दे सकते हैं? देखो ये हमारा क्या है, कोई भी अभिकारक है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे ये कि हमारा क्या हो गया, अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। ठीक है, कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो फिर उसके अंदर रिएक्शन करवाने के लिए क्या आता है? उत्प्रेरक। क्या आता है? उत्प्रेरक। फिर हमारे पास क्या प्राप्त होता है? उत्पाद। तो हमारे पाचन के अंतर भी यही क्रिया चलती है कि ये जो हमारा जटिल पदार्थ होता है, संयुक्त पदार्थ होता है, ये क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाएगा। और जो एंजाइम है वो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेंगे, और जो सरल पदार्थों के अंदर टूटना, वो किसकी तरह? उत्पादों की तरह कार्य करता है। तो अपन यहाँ से एक लाइन कह सकते हैं कि पाचन में एंजाइम उत्प्रेरक की कार्य करते हैं। उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। पाचन में एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जो पाचन में जो एंजाइम होगा किसकी तरह काम करेगा? उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। अब उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या क्या कर देता है? कम कर देता है। तो उत्प्रेरक की परिभाषा लिख सकते हो आप उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर देता है। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के वेग को कम ज्यादा कर देता है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो भी हमारी पाचन शक्ति को कम कर सकते हैं या कर सकते हैं ज्यादा। मतलब हमारी यदि ये एंजाइम बढ़ेंगे नहीं ना, तो हमारे अंदर पेट के अंदर जो हमारा पाचन होता है ना, वो पाचन नहीं हो पाएगा। सारा खेल एंजाइमों का है। किसका है? सारा खेल एंजाइमों का है। यदि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं बढ़ेंगे तो हम वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि एंजाइम ही हमारे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन का काम है, वो कौन करता है? हमारे एंजाइम करते हैं। इस वजह से एंजाइम को क्या बोला जाता है? उत्प्रेरक भी बोला जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब कि हमें क्या पढ़ना है? जो हमारा पाचन तंत्र होता है, इस पाचन तंत्र के अंतर तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र, इसको हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो पाचन तंत्र के अंतर है ना, एक तो आती है हमारी आहार नाल। क्या आती है? आहार नाल। ठीक है, आहार नाल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, दूसरा आएगा सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां। देखो अभी तो हम एक डायग्राम पढ़ रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। भाई यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है? हम तो ये देख रहे हैं अभी तो, है ना, कि हमें पढ़ना क्या क्या है। भाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसकी भूमिका देख रहे हैं अपन अभी तो, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कितने अंग पढ़ने हैं। तो यहाँ पे एक अंग आता है, उसको बोलते हैं आहार नाल, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल। इस आहार नाल के अंदर अपन बात करें तो एक आता है हमारा मुख। इस आहार नाल के जो अंग है उसके अंदर एक आता है हमारा मुख, माउथ। ठीक है, अब दोस्तों मुख के अंदर क्या क्या आता है? मुख के अंदर बात करें तो मुख के अंदर आपसे पूछे कि मुख के अंदर आपको पढ़ना है, तो मुख के अंदर अपन मुख बोलते हैं, इसके अंदर या मुख गुहिका। तो मुख गुहिका, बकल कैविटी, एक तो हमें पढ़नी है बकल कैविटी। फिर इसके अंदर एक आती है हमारी जीभ आ जाती है, टंग आ जाती है। दूसरा हमारा आ जाते हैं टीथ, और दांत आ जाते हैं। दांत के बाद में देखें अपन तालू, प्लेट, तो में हमारे तालू भी यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। तो जब हम मुख पढ़ेंगे, या अपन कह सकते हैं मुख गुहिका के अंदर क्या आ जाता है? मुख गुहिका, जीभ, टीथ, तालू। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं एक वर्ड आता है गर्सनी।
क्या आता है? गर्सनी। गर्सनी पढ़नी है हमें, ठीक है। इसके बाद में हमें पढ़ना है गर्सिका। क्या पढ़ना है? गर्सिका। तो फेजल क्या पढ़ना है? गर्सिका पढ़नी है। फिर इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद में हमें पढ़ना है आमाशय। क्या पढ़ना है? आमाशय, या इसको अपन बोल सकते हैं पेट, या इसे बोलते हैं उदर या स्टोमच, ठीक है। आमाशय पढ़ना है। पेट, आमाशय को ही क्या कहते हैं? पेट कहते हैं, या क्या कहते हैं? उदर कहते हैं। आमाशय के बाद में अपन को पढ़नी है आंत। आंत कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत, तो दोनों प्रकार की हमें क्या पढ़नी है? आंत्र पढ़नी। दोनों प्रकार की आंत्र पढ़ने के बाद में लास्ट एक संरचना आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनस, गुदा। क्या बोलते हैं? एनस या गुदा छिद्र। ये एनस जो है ये पढ़ना होता है। तो आपसे कोई भी पूछे कि आहार नाल होती है, जो हमारी आहार नाल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये हमारी आहार नाल होती है। इस आहार नाल के अंदर, इस आहार नाल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसके अंदर मुख गुहा या मुख आ जाए तो उसके अंदर अपन को जीभ फड़नी है, ठीक है, टंग फड़नी है। फिर उसके बाद में हमें दांत फड़ने हैं, दांत के बाद में हमें तालू फड़ने हैं, ठीक है। फिर हमारी गर्सनी फड़नी है। क्या फड़नी है? गर्सनी फड़नी है, गर्सनी फड़नी है। फिर गर्सिका फड़नी है। फिर आमाशय, जिसको पेट उदर बोलते हैं, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस। ये सारी चीजें आहार नाल के अंग होते हैं। आपसे पूछे कि आहार, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि आहार नाल के भाग क्या क्या होते हैं? आहार नाल के भाग क्या क्या होते हैं, या आहार नाल के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं? तो ये चीजें सारी हमको पढ़नी पड़ेगी कि ये सारा जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम किसके अंतर्गत आता है? आहार नाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है सहायक पाचक ग्रंथियां, कि ऐसी कौन कौन सी ग्रंथि हैं जो हमारे पाचन के अंदर सहायता करती है। तो उनके अंदर अपन पढ़ते हैं लार ग्रंथि। एक ग्रंथि का नाम आता है, उसका नाम आता है लार ग्रंथि। कौन सी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि या सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि। इसके बाद में एक आपने नाम सुना होगा यकृत। यकृत, या इसे बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं इसको? कलेजा। क्या बोलते हैं इसको? कलेजा, ठीक है। क्या बोलते हैं? कलेजा। ये पढ़नी है हमको। तीसरी हमें पढ़नी है लास्ट, एक तो पहली होगी लार ग्रंथि, दूसरा हो गया यकृत, या यकृत को बोलेंगे लीवर, या बोलेंगे इसको कलेजा। अगला आता है इसका अग्नाशय। क्या आता है? अग्नाशय से पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। क्या पढ़ना है? अग्नाशय पढ़ना है। तो ये पूरा डायग्राम है आपके सामने। इस डायग्राम के अंतर्गत आपको ये चीजें पढ़नी होती है पाचन तंत्र के अंतर्गत। जो हमारा पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल पढ़नी है। आहार नाल के अंदर मुख आता है, मुख के अंदर मुख गुहिका, जीभ, दांत, तालू फड़ने होते हैं। फिर गर्सनी आ जाती है, फिर गर्सिका आ जाती है, फिर आमाशय, जिसे पेट उदर बोलते हैं, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। फिर आ जाती है सहायक पाचक ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत, लीवर या कलेजा बोलते हैं, अग्नाशय। सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी आहार नाल। क्या रहेगी? आहार नाल। सबसे पहली बात करें अपन आहार नाल की, बात करते हैं कि आहार नाल होती क्या है। आहार नाल होती क्या है, तो अपन बात करते हैं आहार नाल की। आहार नाल, आहार नाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल इसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इस वालों इंग्लिश में लिख लेना, आहार नाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी मुख से स्टार्ट होके कहाँ तक? एनस तक, गुदा छिद्र तक एक संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आपसे पूछे कि आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? आहार नाल मुख से शुरू होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से शुरू होकर, मुख से शुरू होकर
मुख से शुरू होकर कहाँ तक पाई जाती है, एनस गुदा तक पाई जाती है। किस तक पाई जाती है, एनस गुदा तक पाई जाती है। आपसे कोई भी पूछे कि आहार नाल स्टार्ट कहाँ से होती है, आहार नाल हमारी मुख से होती है, और जो मल छिद्र होता है, मल त्यागने का जो छिद्र होता है उसे बोलते हैं गुदा द्वार या एनस बोलते हैं। उस एनस तक क्या पाई जाती है, हमारी आहार नाल पाई जाती है। और आहार नाल से पूछे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, आहार नाल के पूछे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की जो लंबाई की बात करें अपन, आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई की अपन बात करते हैं तो आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। कितने मीटर, 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। और इसकी अपन बात करें फीट के अंदर लगभग 32-33 फीट होती है। कितनी, 32 फीट। कितनी फीट होती है, फीट के अंदर बात करें तो 32 या 33 फीट होती है। और आहार नाल की लंबाई अपन मीटर के अंदर बात करते हैं तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। और कितने फीट की होती है, 32 फीट। या तो आपको मीटर में याद रखना है या किस में याद रखना है, फीट के अंदर याद रखना है। ठीक है। अब आहार नाल की अपन बात करें तो आहार नाल का अग्रभाग मुख से स्टार्ट होता है, पश्च भाग कहाँ पे होता है, गुदा द्वारा बाहर खुलता है। अब आपसे पूछे कि आहार नाल की और क्या क्या विशेषताएं हैं। जो हमारी आहार नाल होती है ये कैसे होती है, लंबी होती है। आहार नाल कैसे होती है, लंबी। आहार नाल लंबी, कुंडलित संरचना होती है। कैसे होती है, कुंडलित संरचना होती है। आहार नाल लंबी और कैसी संरचना होती है, कुंडलित संरचना होती है। आहार नाल की अपन बात करते हैं तो आहार नाल कुंडलित, जैसे सांप होता है ना कुंडली मार के बैठा रहता है, उसी प्रकार से ये हमारी आहार नाल होती है। ये क्या होती है, कुंडलित नुमा रहती है। अब अपने यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं आहार नाल के, एक शाकाहारियों का, एक आता है मांसाहारियों का। जो शाकाहारी होते हैं उन शाकाहारी प्राणियों की आहार नाल, क्वेश्चन आता है कि शाकाहारियों की आहार नाल बड़ी होती है या मांसाहारियों की बड़ी होती है। देखिए दोस्तों, जो शाकाहारी प्राणियों की आहार नाल मांसाहारी प्राणियों की आहार नाल की तुलना में अधिक लंबी होती है। और लंबी होने का रीजन क्या है, सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज। अब सीधी सी बात है, जो शाकाहारी हैं, जो शाकाहारी हैं वो क्या खाएंगे, पेड़ पौधे वगैरह से खाएंगे। तो उस जितना भी खाएंगे तो पेड़ पौधे वगैरह से खाएंगे तो पेड़ पौधों के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। इस वजह से क्या कहते हैं, शाकाहारी प्राणियों की आहार नाल मांसाहारी प्राणियों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, क्योंकि उनके भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे कि मांसाहारियों की आहार नाल में किसकी अधिकता होती है, तो मांसाहारियों की आहार नाल में प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है, प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। बात करें शाकाहारियों, शाकाहारियों की आहार नाल, शाकाहारियों की आहार नाल मांसाहारियों की आहार नाल की उपेक्षा, आहार नाल की उपेक्षा, अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। क्योंकि अपन बात करते हैं बड़ी क्यों होती है, बड़ी होने का रीजन क्या है, बड़ी होने का रीजन ये है कि शाकाहारियों की आहार नाल में, शाकाहारियों की आहार नाल में सेल्यूलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है।
रोज अधिक मात्रा में पाया। ठीक है, और अपन बात करते हैं मांसाहारियों की। जो हमारे मांसाहारी होते हैं उन मांसाहारियों की मांसाहारियों की मांसाहारियों की आहार नाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मांसाहारियों के आहार नाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा कैसे होती है? अधिक होती है। तो ये थे हमारे किसके बारे में? आहार नाल के। तो विशेषताएं थी, जो क्वेश्चन थे आहार नाल के। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आहार नाल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, कि जो हमारी आहार नाल होती है उस आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे कि हमारी जो आहार नाल होती है उस आहार नाल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो सबसे पहले हेडिंग बनेगी आहार नाल में होने वाली घटनाएं। आहार नाल में होने वाली घटनाएं, कि हमारे आहार नाल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती। आहार नाल में होने वाली घटनाएं। आहार नाल में होने वाली घटनाएं, कि हमारी आहार नाल के अंदर कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आहार नाल में निम्न क्रियाएं होती है। निम्न क्रियाओं के अंदर अपन बात करते हैं आहार नाल में एक आती है अंतर्ग्रहण। क्या आती है? पहली घटना का नाम क्या है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या आती है? अंतर्ग्रहण। जस्ट अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है कि भोजन को कहाँ पे लेना, भोजन को जैसे हम मुंह के अंदर लेते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब बात करें पाचन की। पाचन अपन पढ़ेंगे वैसे पूरा पाचन, तो अभी तो नाम याद रख लेते हैं। दूसरी घटना का नाम है पाचन, डाइजेस्टिव। क्या नाम है? पाचन, डाइजेस्टिव। तीसरा होता है अवशोषण। तीसरा क्या होता है? अवशोषण। तीसरा क्या होता है? अवशोषण होना। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर अच्छे पदार्थ है, जल है, खनिज वगैरह है, इन खनिजों को हमारी बॉडी के द्वारा सोख लिया जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं? अवशोषण। फिर इसके बाद में एक आती है बहिक्षेपण। चौथा आता है बहिक्षेपण। क्या आता है? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? बहिक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिक्षेपण कहलाता है। तो आहार नाल की आपसे पूछे कि जो आहार नाल होती है उस आहार नाल के अंदर कितनी घटनाएं होती है? उस आहार नाल के अंदर हमारे पास 4 घटनाएं होती है। कितनी घटनाएं होती है? 4 घटनाएं होती है। अब यहां पे अपन ने देखा सबसे पहले कि जो पाचन तंत्र होता है इसके अंदर हमने पहले आहार नाल के बारे में बात कर ली अपन ने। तो आहार नाल के बारे में अपने पास बचा क्या? अब शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक। उस पहला टॉपिक का नाम क्या है? मुख। पहला टॉपिक का क्या नाम है? मुख। मुख की बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं कि मुख होता क्या है। हमारा पहला टॉपिक है मुख। हम बात करते हैं माउथ की। ठीक है, मुख की बात करते हैं, माउथ की। ठीक है, तो मुख के अंदर देखते हैं तो मुख के अंदर क्या शामिल होते हैं? होठ शामिल होते हैं हमारे। क्या शामिल होते हैं मुख के अंदर? हमारे होठ शामिल होते हैं। किसके अंदर क्या शामिल होते हैं? हमारे होठ शामिल होते हैं। मुख के अंदर हमारे होठ शामिल होते हैं। मुख के अंदर हमारे होठ शामिल होते हैं। अब होठों के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे होठों के ऊपर एक चिकना चिकना पदार्थ आता है। कई कई बार देखते हैं यहाँ पे हमारे होठों के ऊपर इस वाले हिस्से पे संरचना आ जाती है, मतलब तेल के रूप के जैसे ऐसे
चिकनी चिकनी हो जाते हैं कभी कई बार, तो मतलब तेलीय पदार्थ आने लग जाता है। तेलीय पदार्थ का क्या हो जाता है, स्त्राव होने लग जाता है। तो ये ना हमारे होठों के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम है लेबियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों, लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। हमारे होठों के ऊपर लेबियल ग्रंथि पाई जाती है, और यह लेबियल ग्रंथि जो तेल ग्रंथि होती है उस तेल ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। किससे बनती है, जो हमारी तेल ग्रंथि होती है उसके रूपांतरण से बनती है। होठों में लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। किसमें, होठों में लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। आपसे पूछे कि होठों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, होठों में लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। होठों में लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। होठों में लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, होठों में लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। तो ये लेबियल ग्रंथि क्या होती है, जो तेल ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि के द्वारा हमारी बॉडी से क्या आता है, चिकना पदार्थ आता है, उसे बोलते हैं हम तेलीय ग्रंथि। चिपचिपा पदार्थ आता है उसे क्या बोलते हैं, किस ग्रंथि के द्वारा आता है, तेलीय ग्रंथि के द्वारा आता है। और यह होठों में लेबियल ग्रंथि उपस्थित होती है, ठीक है। और जो क्या करती है, हमारे तेलीय पदार्थ का स्त्रवण करती है। और ये किससे बनी होती है, यह तेलीय ग्रंथि का रूपांतरण है। यह तेलीय ग्रंथि का रूपांतरण है। कौन सी ग्रंथि का, यह तेलीय ग्रंथि का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, यह तेलीय ग्रंथि का क्या है, रूपांतरण है। मतलब हमारे होठों के अंदर जो यहाँ पे पसीने वगैरह से ऐसे लगते हैं, चिकना पदार्थ जो निकलता है वो किस ग्रंथि की वजह से निकलता है, लेबियल ग्रंथि की वजह से निकलता है। और जो ये लेबियल ग्रंथि होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक तेलीय ग्रंथि पाई जाती है, तेल ग्रंथि बोलते हैं जिसे, ठीक है, उस ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। किसके रूपांतरण से बनती है, तेलीय ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। अब आपसे पूछे कि सेंसिटिव अंग होते हैं हमारे कौन से, तो होठ हो गया, एक स्तन होते हैं, एक होते हैं जनांग वाला पार्ट। यहाँ पे टच करते ही संवेदनशील महसूस होता है। तो इन होठों पर संवेदना का रीजन क्या है, तो होठों पर मिसनर्स कणिकाएं पाई जाती है। या हम कह सकते हैं होठों पर स्पर्शग्राही कणिकाएं पाई जाती है। होठों पर स्पर्शग्राही कणिकाएं पाई जाती है। कौन सी, स्पर्शग्राही कणिकाएं, तो स्पर्शग्राही कणिकाएं पाई जाती है। स्पर्शग्राही को बोलते हैं मिसनर्स कणिकाएं। कौन सी, मिसनर्स कणिकाएं पाई जाती है। कौन सी कणिकाएं, मिसनर्स कणिकाएं पाई जाती है। होठों पर मिसनर्स कणिकाएं या स्पर्शग्राही कणिकाएं पाई जाती है, जिस वजह से हमारे होठ होते हैं वो कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं इनको टच करते ही। फिर अपन बात करें कि जो हमारे होठ होते हैं, इन होठों के अंदर कौन सी पेशी उपस्थित होती है, तो एक पेशी का नाम आता है ऑर्बिकुलेरिस। जो हमारे होठों के अंदर एक पेशी पाई जाती है उसका नाम है ऑर्बिकुलेरिस पेशी। होठों में ऑर्बिकुलेरिस, होठों में ऑर्बिकुलेरिस पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी पाई जाती है, ऑर्बिकुलेरिस पेशी पाई जाती है। होठों में ऑर्बिकुलेरिस पेशी पाई जाती है। होठों के अंदर कौन सी पेशी जाई जाती है, ऑर्बिकुलेरिस पेशी पाई जाती है। तो ये था दोस्तों हमारे केवल होठों के बारे में, कि हमारे होठ हैं, ठीक है, मुख के अंदर हमारे होठ भी शामिल होते हैं। तो होठों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। आपसे ग्रंथि का नाम पूछे तो कौन सी ग्रंथि, लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछे कि जो लेबियल ग्रंथि होती है जो किसके रूपांतरण से बनती है, तो लेबियल ग्रंथि तेलीय ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। होठों में स्पर्शग्राही मिसनर्स कणिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, संवेदनाएं व्यक्त करती है। और होठों के अंदर पेशी की बात करें तो ऑर्बिकुलेरिस पेशी पाई जाती है। ऑर्बिकुलेरिस ओरिस पेशी उपस्थित होती है। ये था दोस्तों हमारे होठों के बारे में। अब आगे चलते हैं हम, दूसरा पार्ट कौन सी, मुख गुहिका, या इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। दूसरे पार्ट की चलते हैं, इसको बोलते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका, मुख गुहिका, या इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, मुख गुहिका, या इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी, मुख गुहा किसे कहते हैं, दांत और जबड़े से घिरी हुई आकृति को, इससे
दांत और जबड़ों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। ठीक है, दांत आ गए हमारे, जीभ नीचे रहती है और जबड़ा आ गया, दांत और जबड़ों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। तो मुख गुहिका की परिभाषा क्या हो जाएगी? दांत और जबड़ों से, दांत और जबड़ों से घिरी हुई आकृति को, दांत और जबड़ों से घिरी हुई आकृति को मुख गुहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। दांत और जबड़ों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। दांत और जबड़ों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। अब बात करें मुख गुहिका का मतलब, आप बोलते हो आ, तो आ करते ही जो संरचना खुलती है ना, उसे क्या बोलते हैं? मुख गुहिका या बकल कैविटी। तो अब आपसे पूछे कि मुख गुहिका के अंदर क्या क्या संरचना पाई जाती है, कि मुख गुहिका के अपन पार्ट की बात करें कि मुख गुहिका के कौन कौन से भाग हैं, तो मुख गुहिका के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं तालु। क्या देखते हैं? सबसे पहले हमारे देखते हैं तालु, प्लेट। क्या देखते हैं? तालु देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है तालु, फिर उसके बाद में हमें जिव्या। ठीक है, जिव्या, या इसे बोलेंगे हम जीभ, क्या बोलेंगे? टंग। टंग, क्या बोलेंगे? टंग। जिव्या, जीभ हो गया, इसे बोलेंगे टंग। ठीक है, उसके बाद में हमारे आ जाएंगे दांत। क्या जाएंगे? दांत। दांतों क्या बोलेंगे? टीथ। तो ये संरचनाएं, तीन संरचनाएं हमें पढ़नी है किसके अंतर्गत? मुख गुहिका के अंदर, कि तालु क्या होते हैं, जिव्या जीभ क्या होती है, और दांत क्या होते हैं। तो ये तीन संरचनाएं हमें क्या करनी पड़ेगी? पढ़नी पड़ेगी। और तीन संरचना पढ़ने के साथ साथ फिर जब जाके हमारी क्या कंप्लीट होगी? मुख गुहिका कंप्लीट होगी, बकल कैविटी क्या होगी? कंप्लीट होएगी। तो सबसे पहले अपन तालु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तालु की बात करते हैं। तो तालु क्या होता है? तो